नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बर एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। प्रश्नों की श्रृंखला में आज की सीरीज़ का ये 11वां भाग है और इसमें आज सभी डिस्कस करेंगे नए क्वेश्चन हाँ ऐसे लेकर आते हैं जो कि सीटेट, रीट, एमपीटेट, यूपीटेट आदि सभी में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने की संभावना हो। इसलिए पीतम्बर एजुकेशन चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं अपनी पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बालक सांवेगिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है रोकर हंसकर या बातचीत करके। बालक संवेग की बात हो रही है, यहाँ पर संवेग इमोशंस की बात हो रही है, संवेग की बात हो रही है। वो अपने इमोशन या संवेग को कैसे बताएगा, बताइए जी। बालक रोकर और हंसकर अपने संवेगों को प्रस्तुत करता है क्योंकि उसके सामने यही उसकी नेचुरल भाषा होती है, यही वो उसे विरासत में मिला होता है। वह इसके अलावा तो सभी चीज़ें अर्जित करता है, बल्कि ये चीज़ें जन्मजात होती हैं। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा विकास संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन, अनुकरण का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत या उपरोक्त में सभी। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है भाषा विकास से संबंधित है, बताइए। भाषा विकास से संबंधित है जी, भाषा प्रकार से संबंधित है। उपरोक्त में सभी जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि भाषा अनुकरण से भी सीखी जाती है। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं तो घर परिवार में जो भाषा बोली जाती है उनको सुन सुनकर वो अनुकरण करके सीखते हैं। दूसरा, अनुबंधन के द्वारा भी भाषा को सीखा जाता है। तीसरा होता है अनुबंधन यानी कोरिलेटिव द्वारा, जैसे ए फॉर एप्पल, इस प्रकार से है ना, कोरिलेट कर देते हैं एक दूसरे से। उसे एप्पल बता दिया और उसके सामने लिख दिया ए, तो उससे अब वो जब भी एप्पल को देखा तो कहेगा ए फॉर एप्पल। इस प्रकार से अनुबंधित करके भी सिखाया जाती है भाषा। अगला है परिपक्वता का सिद्धांत, जैसे जैसे बालक परिपक्व होता जाता है तो भी उसकी भाषा विकास होता जाता है। इसलिए उपरोक्त में सभी इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने भाषा सीखने के कौन से साधन बताए हैं। भाषा सीखने के कौन से साधन बताए हैं, बताइए। अनुकरण, भाषा या विद्यालय या फिर जनसमूह, बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। तीसरे का भाषा सीखने का कौन से साधन बताए हैं जी। इसका आंसर ए, जिनका आंसर ए आ रहा है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जिनका आंसर ए आ रहा है। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की बात हो रही है यहाँ पर, शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार बात की जा रही है। क्वेश्चन को भी समझिए आप। शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने भाषा सीखने का जो महत्वपूर्ण साधन या अनुकरण को बताया है। महत्वपूर्ण साधन किसको बताया, शिक्षा मनोविज्ञान के हिसाब से भाषा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है, वो है अनुकरण। अनुकरण के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, किसी भी स्थान पर, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो कोई भी हो, समाज हो, है ना, चाहे वो समाज हो या फिर अन्य जनसमूह, कोई कुछ भी हो, भाषा को आसानी से सीखा जा सकता है। भाषा को सीखने में हम अनुकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। इसलिए अनुकरण के लिए जिज्ञासा का होना भी जरूरी होता है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा अनुकरण। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लिंग को स्त्री पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन अथवा स्त्री पुरुष के मध्य असमान संबंधों की व्यवस्था के रूप में किसने परिभाषित किया, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी आ रहा है बिल्कुल सही है, फेमिनिस्ट। किस रूप में परिभाषित किया है, देखिए फेमिनिस्ट, लिंग को स्त्री पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन अथवा स्त्री पुरुष के बीच असमान संबंधों की व्यवस्था के रूप में किसने परिभाषित किया, तो आंसर हो जाएगा फेमिनिस्ट। इसका आंसर फेमिनिस्ट हो जाएगा जी। फेमिनिस्ट ने क्या कहा था कि फेमिनिस्ट ने लिंग को स्त्री पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन या फिर ये कह सकते हैं स्त्री पुरुष के बीच असमान संबंधों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया। इसके अनुसार क्या होता है, समाज में लिंग असमानता स्त्री पुरुष विभेद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की समाज की अवधारणा है, मातृशतात्मक, पितृशतात्मक, मिश्रित या फिर उपरोक्त में सभी, बताइए जी। आप सभी जानते हैं आपके घर परिवार में अपना घर परिवार का मुखिया कौन होता है, अपने इंडिया में पिता को माना जाता है। इसलिए अपनी यहाँ की
जो परिवार की अवधारणा है, समाज की अवधारणा है, वो कैसी है? पितृसत्तात्मक है, मातृसत्तात्मक नहीं, पितृसत्तात्मक। इसलिए इसका आंसर बी एकदम सही है, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक भेदभाव को दूर करने में निम्न में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? आंसर को आप सभी अटेम्प्ट करते रहिए और कॉपी पेन पेंसिल लेकर, मुझे उम्मीद है कि आप बैठे होंगे और आखिर में बताएंगे आपके कितने सॉल्व कर सकें आप सही, और आपकी तैयारी में कितना जोश है। जी, छठवें नंबर का बताइए, लैंगिक भेदभाव को दूर करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? परिवार की या पितृसत्तात्मक समाज की, धार्मिकता की, मनोविज्ञान एक विचार की? बताइए। जी, ये बिल्कुल सही है। यदि परिवार में लैंगिक भेदभाव नहीं होगा, है ना, लैंगिक भेदभाव को दूर करने परिवार बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि परिवार बुनियादी तौर पर क्या, ये आधार होता है जहाँ क्या होता है, लैंगिक असमानता की शुरुआत होती है। यदि भाई बहन में अंतर समझा जाता हो परिवार में, है ना, अगर भाई बहन में दोनों में अंतर समझाता हो, भाई को ज़्यादा सुविधा दी जाती हो, भाई को ज़्यादा प्यार किया जाता हो, बहन को उपेक्षित व्यवहार किया जाता है, तो क्या होगा, इसमें लैंगिक भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परिवार से इसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, ये आंसर इसका ही। पीतम्बरा एजुकेशन चैनल को आप सभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको समय पर नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और हाँ, शेयर इसलिए करें ताकि आप जैसे कई ऐसे जो हमारे भैया बहन जो भी हमारे साथी हैं, वो घर बैठे अपनी तैयारी को पूर्ण कर सकें। कई सारी माताएं बहनें जो हैं हमारी घर पर ही रहकर तैयारी करती हैं, उन्हें बाहर जाने की इतनी समय नहीं मिलता है, फिर कोई परिस्थिति समझ लीजिए, तो ऐसे जो लोग घर पर ही बैठकर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी फ़ायदा हो। और अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? बताइए, व्यक्तिगत भिन्नता का कौन सा कारण है? आयुवृत्ति, आयु और वृद्धि, संवेग या फिर लिंग निर्धारण? बताइए आंसर। जी, बी नंबर बिल्कुल सही है, इनका बी नंबर आंसर आ रहा है, सही है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण आयु और वृद्धि है। आयु और वृद्धि के आधार पर क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता निर्धारित होती है, निश्चित होती है ना। ठीक है, इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की विशेषता है? मूल्यांकन की विशेषता होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? बताइए। देखिए, उपयोगी भी होना चाहिए मूल्यांकन, उसका कुछ ना कुछ उपयोग निकलता हो, विश्वसनीयता होना चाहिए मूल्यांकन में, और वैधता भी होना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें होंगी तो आंसर कौन सा बनेगा आपका? चौथा आंसर डी, 8 का डी। 9 नंबर का क्वेश्चन, विविध पृष्ठभूमि से वंचित बालकों में किसे शामिल किया जाता है? 9 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें फिर आंसर दें। बताइए। ऑप्शन नंबर ए निर्धन बालक, ऑप्शन नंबर बी सृजनात्मक, सी स्कूली बालक, या डी विकलांग बालक? बताइए। विविध पृष्ठभूमि से वंचित बालकों में बताइए कौन शामिल होगा? जी, ए बालक, ए बालक बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो विविध पृष्ठभूमि से वंचित बालकों में निर्धन बालकों को इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि सृजनात्मक बच्चे स्कूल छात्र एवं दिव्यांग बच्चे जो होते अलग अलग पृष्ठभूमि से वंचित बालकों की श्रेणी में नहीं आते। निर्धन बच्चे क्या होते, पारिवारिक और सामाजिक रूप से वंचित होते हैं, इसलिए इन्हें क्या करते हैं अपन, निर्धन बालकों को, इसमें विविध पृष्ठभूमि से वंचित बालकों में किसी शामिल किया जाता है, निर्धन बालकों को। अगला क्वेश्चन है, वंचित बालक की पहचान। वंचित बालक की पहचान निम्नलिखित में से किस आधार पर की जाती है? शिक्षण प्रक्रिया, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, अभिप्रेरणा के आधार, या फिर उपयुक्त में से सभी? बताइए। थोड़ी देर पहले अभी, हाँ जी बताइए बताइए। बी नंबर इनका आ रहा है, बिल्कुल सही है, जिनका बी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही है, एकदम राइट है, बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि वंचित बालकों की पहचान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही की जाती है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही डिस्कस तो किया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन है, विकलांग बालकों में किस प्रकार की कमी के कारण अधिगम की कठिनाई होती है? जो विकलांग बालक होते हैं, बताइए। इसका डी बिल्कुल सही, देखते ही साथ आंसर आ जाना चाहिए इसका। तो शारीरिक कमी, मानसिक कमी, संवेगात्मक कमी, इसलिए सारी कमियां ये होती हैं जो विकलांग बालकों में कमी के कारण अधिगम में यानी सीखने में कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं? समस्यात्मक प्रश्न विकार, लेखन विकार, ये लेखन अशक्तता या फिर आक्रामक व्यवहार या फिर भाषा अशक्तता। बताइए किसके क्वेश्चन क्या हो रही है? समस्यात्मक बालक की श्रेणी में समस्यात्मक बालक की बात हो रही है। क्वेश्चन को थोड़ा सा उस वे में लें जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, समझिए ज़रा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। जी, इनका सी ऑप्शन को सही है, क्योंकि लेखन बेकार, पठन अशक्तता भी बेकार है, ये भी बेकार है, लेकिन ये व्यवहार के यहाँ पे देखिए व्यवहार आ रहा है, तो समस्यात्मक बालक की श्रेणी में क्या आता है? व्यवहार के कारण ही तो समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए आक्रामक व्यवहार बालक की समस्यात्मक बालक की श्रेणी में इसे लाकर खड़ा कर देगा। इसलिए अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट हर जगह पूछा जाता है, इसलिए इसको तो ध्यान रखें आप कि डिसलेक्सिया है, अलेक्सिया है, अफेजिया है, आदि आदि जो अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, ये सारी चीज़ें आप सभी को आना चाहिए। इसका बताइए डिसलेक्सिया कैसे संबंधित है? बताइए जी, इनका पहला आंसर है वो सही है, डिसलेक्सिया बिल्कुल पठन विकार से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है? सही ढंग से पढ़ नहीं पाता है बच्चा, है ना, शब्दों को सही ढंग से पहचान नहीं पाता है, शब्दों को पहचानने के अभाव में बालक को उसे पढ़ नहीं पाते हुए, शब्द पहचान नहीं पाएगा तो पढ़ेगा क्या? वो शब्द ही नहीं पहचान पा रहा बच्चा तो क्या करेगा भाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक सिद्धांत है? बताइए सृजनात्मकता का सिद्धांत बताइए आप। नवाचार सिद्धांत, समता सिद्धांत, परिपक्वता सिद्धांत या अनुकरण सिद्धांत? बताइए जी। ये संबद्धता सिद्धांत बिल्कुल सही है, जिनका आंसर बी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका संबद्धता क्यों हो रहा है? क्योंकि संबद्धता के सिद्धांत के अंतर्गत हम जानते हैं कि नए विचारों का निर्माण होता है, जो नए विचार होते हैं, नए विचारों का निर्माण होता है, नए विचारों का निर्माण होता है किससे होता है? संबद्धता के सिद्धांत से। इसलिए अधिक संबद्धता अधिक विचार और अधिक सृजनात्मकता का विकास करती है। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रतिभाशाली बालक को स्पष्ट किया? बताइए आंसर जी। क्वेश्चन तो ऐसे ही लाकर खड़े करते हैं या फिर ऐसे ही लाकर हमारा उद्देश्य होता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ पहुंचा सकें, क्वेश्चनों की श्रृंखला वही अपन लेकर आने की कोशिश करते हैं। ये 15 नंबर का बताइए, जिनका सी आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। ए पॉल विट्टी ने प्रतिभाशाली बालकों को स्पष्ट किया था, और प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है भाई? 120 या फिर उससे अधिक, 120 प्लस जो होते हैं बुद्धि लब्धि वाले, वो क्या कहलाते हैं? अपने प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं, है ना। साथ ही उनकी सृजनशीलता की समस्या से सामान्य से भी ज़्यादा होती है, इनकी सृजनशीलता भी कैसी होगी? सामान्य से ज़्यादा, सामान्य से ज़्यादा होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये बुद्धि लब्धि होती है, ठीक। तो ये 15 नंबर आपके 15 क्वेश्चन आज के क्लियर। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हुए, और पीतम्बर एजुकेशन चैनल को आप सभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड टाटा एंड बाय बाय।